स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं सॉइल रिसोर्सेज चैप्टर 8। इसका हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज देखने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे डिटेल्ड में। सबसे पहला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 1 में कई पार्ट्स हैं। पहला है कि व्हाट इज सॉइल। सॉइल यानी कि मिट्टी क्या होता है। नेम द 4 टाइप्स ऑफ सॉइल, और 4 तरह की मिट्टी का आपको नाम बताना है। सॉइल इज द थिन लेयर ऑफ लूज मिक्सचर ऑफ स्मॉल रॉक पार्टिकल्स। क्या है ये? एक लूज मिक्सचर है। लूज मिक्सचर बिल्कुल सॉलिड नहीं है, टाइट नहीं है, बहुत हार्ड नहीं है। किसका? रॉक पार्टिकल्स का, यानी पत्थर के टुकड़ों का। एंड रॉटिंग ऑर्गेनिक मैटर, और ऑर्गेनिक सड़ते हुए ऑर्गेनिक मैटर्स का, दैट कवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो कि अर्थ के सरफेस को क्या करता है? ढकता है, ढक के रखा हुआ है। इट सपोर्ट फॉरेस्ट, ये क्या करता है? सहारा देता है किसको? जंगलों को। ग्रासलैंड्स, भाई घास के मैदानों को। एंड क्रॉप्स फ्रॉम विच ऑल लिविंग क्रिएचर ऑन अर्थ डिराइव देयर एनर्जी, और क्रॉप्स को, जो कि हम लोग अनाज बोते हैं, और सारे के सारे लिविंग क्रिएचर जो भी जीवित हैं अर्थ के ऊपर, उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? इसी से मिलती है। ठीक है, तो ये मेजर सोर्स है, क्योंकि ये फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड है, क्रॉप्स है, ये कहाँ उग रहे हैं? सब मिट्टी में उग रहे हैं। टाइप्स ऑफ सॉइल्स में कौन कौन से हैं? अलुवियल है, ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, और लेटरलाइट सॉइल है। बस इतना ही लिखो इसमें, बाकी आप यहाँ पे कट कर दो, इतना काफ़ी है। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, कि स्टेट एनी 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। आपको 2 घटक यानी फैक्टर बताने हैं जो जिम्मेदार हैं सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। वेरियस फोर्सेज ऑफ नेचर सच एज चेंजिंग टेम्परेचर, रनिंग वाटर एंड विंड अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। बहुत सारे फोर्सेज हैं नेचर के, प्राकृतिक, जैसे कि तापमान का बदलना, रनिंग वाटर यानी वाटर का जो मूवमेंट है वो, विंड का बहना, ये सब जो है सॉइल के फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। दीज फोर्सेज ऑफ नेचर along with the chemical and organic changes that takes place in the soil contribute to the evolution of soil। ये जो नेचुरल फोर्सेज हैं, किसके साथ? केमिकल और ऑर्गेनिक बदलाव जो कि अंदर में मिट्टी के हो रहे होते हैं, वो सब के सब कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी उन सब का योगदान है मिट्टी के पैदा होने में, मिट्टी के बनने में। द सॉइल इटसेल्फ, तो जो मिट्टी है वो खुद, हैज़ इवॉल्व्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, कई साल लगे हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं मिट्टी बनने में, है ना। डिनोडेशन आपने पढ़ा होगा, तो डिनोडेशन में आपने देखा होगा अच्छे से इसको, कि किस तरह से वो पत्थर वगैरह टूटते हैं और कैसे वो मिट्टी बनते हैं। सी वाला है क्वेश्चन नंबर 1 का, कि हाउ कैन यू से दैट सॉइल हैज़ इवॉल्व्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। आप कैसे कह सकते हो कि जो मिट्टी की उत्पत्ति हुई है, उसकी उत्पत्ति में मिलियंस ऑफ ईयर, सैकड़ों साल लगे हैं, लाखों साल लगे हैं। नेम 1 इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल, तो एक कोई हिस्सा बताना है, मिट्टी का एक कंस्टिट्यूएंट बताना है, जो कि मिट्टी के अंदर क्या ऐड करता है? फर्टिलिटी ऐड करता है, यानी मिट्टी को और उपजाऊ बनाता है। चेंजिंग टेम्परेचर, रनिंग वाटर एंड विंड अफेक्ट फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, यानी कि तापमान के अंदर बदलाव, जैसे मौसम बदलता है तापमान में बदलाव आता है, दिन होता है रात होता है तो भी टेम्परेचर में बदलाव आता है। रनिंग वाटर, जैसे नदियां हैं, झरने हैं, सब हैं, और हवाएं, तेज़ हवाएं, ये सब जो है प्रभावित करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को। जो मिट्टी बनने का प्रोसेस है उसको ये इफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं। ये फोर्सेज ऑफ नेचर अलॉन्ग विद द केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द सॉइल कंट्रीब्यूट टू द इवोल्यूशन ऑफ सॉइल। तो ये जो प्राकृतिक बल हैं या फोर्सेज हैं नेचर के, केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस खुद मिट्टी के अंदर भी होते रहते हैं, तो ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं मिट्टी के पैदा होने में। और तुम देख ही सकते हो इन सब के लिए क्या होता है, एक अच्छा खासा वक्त लगता है। तो 10
सॉइल इटसेल्फ हैज़ इवॉल्व्ड ओवर मिलियन ऑफ ईयर। तो हम कह सकते हैं कि जो मिट्टी बनी है वो खुद कई लाख सालों में बनी है। Decomposed vegetal and animal remains called humus is an important constituent of soil and adds to the fertility of the soil. डिकम्पोज सड़ा गला वो जो वेजिटल मैटर है, वनस्पतियाँ वगैरह है या फिर जानवरों वगैरह का कोई रिमेन वगैरह है, वो सब सड़ता गलता है तो वो ही क्या कहलाता है, ह्यूमस कहलाता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट यानी कि खास हिस्सा है मिट्टी का, जो कि मिट्टी के अंदर मिट्टी को और क्या कर देता है, उपजाऊ कर देता है ऐड होकर। क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट है, गिव अ ज्योग्राफिकल रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे आपसे कुछ सवाल हैं जिसके लिए आपको जवाब में क्या देना है, ज्योग्राफिकल रीजन देना है इसके लिए। पहला है कि द कलर ऑफ एलुवियम सॉइल वेरीज इन डिफरेंट एरियाज। ये जो अलुवियम सॉइल है ना, इसका जो कलर है वो अलग अलग एरियाज में अलग अलग क्यों है। एलुवियम सॉइल वो सॉइल होता है ना जो बहती हुई नदी वगैरह या फिर स्ट्रीम्स वगैरह हैं वो लेकर आती हैं अपने साथ और किनारे पे जमा कर देती हैं, है ना। तो द कलर ऑफ एलुवियम सॉइल वेरीज ड्यू टू, किस वजह से उसका कलर अलग अलग होता है, ड्यू टू द डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ द डेप्थ ऑफ डिपोजिशन। क्योंकि जो वक्त लगता है उनकी गहराई से जो उनका डिपोजिशन होता है उसमें, उसकी वजह से उनका कलर अलग होता है। द टेक्सचर ऑफ द मटेरियल एंड टाइम टेकन फॉर मैच्योरिटी। इसके अलावा जो टेक्सचर है मटेरियल का वो किस पे डिपेंड करता है, टाइम टेकन फॉर मैच्योरिटी, की उस मिट्टी को मैच्योर होने में कितना टाइम लगा। हर जगह पे ना, हर जगह पे मतलब कहीं पे पतला है, कहीं पे ज़्यादा मोटा है, तो हर जगह पे अलग अलग डेप्थ है डिपोजिशन का। टेक्सचर जो मटेरियल का और टाइम किस तरह का टेक्सचर वगैरह है मटेरियल का और कितना वक्त लगा है उसको मैच्योर होने में, मतलब धीरे 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 उस मिट्टी को जमा होने में। ऐसा तो है ही नहीं कि एक ही दिन नदी ने सारा का सारा लेके आई और एक किनारे जमा कर दिया, तो ये धीरे धीरे होता है, स्लो प्रोसेस है। तो इसलिए अलग अलग कलर दिखता है अलग अलग एरियाज में। सेकेंड है कि खादर इज मोर फर्टाइल देन भांगर सॉइल। अब क्या रीज़न है कि जो खादर वाली मिट्टी होती है वो ज़्यादा उपजाऊ होती है भांगर से। खादर इज मोर फर्टाइल देन भांगर सॉइल एज द न्यू लेयर्स आर डिपोजिटेड ईयर आफ्टर ईयर ड्यूरिंग मानसून फ्लड। ठीक है, होता क्या है, खादर देखो उपजाऊ इसलिए होती है भांगर सॉइल से क्योंकि भांगर जो है ना पुराना मिट्टी है, हो चुका रहता है। जबकि खादर कौन सी मिट्टी है, खादर मिट्टी जो है ना उसमें होता क्या है कि नए नए लेयर्स जो नदी है वो लाती है हर एक मानसून फ्लड में। फिर जैसे फ्लड वगैरह आया, बहाव वगैरह तेज आया, तो बहती हुई मिट्टी, बहता हुआ पानी क्या करता है, फिर से एक नया लेयर लेके आ जाता है और उसके ऊपर डिपॉजिट कर देता है, यानी न्यू मिनरल्स वगैरह, रिच कंटेंट वगैरह फिर से मिट्टी में ऊपरी परत पर आ जाते हैं। तो इसीलिए ये जो खादर वाली मिट्टी रहती है ना, हर साल नई हो जाती है फ्लड वगैरह की वजह से, इसलिए ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है। और वेयरएज जो भांगर है ये पुराना रहता है और पुराना हो जाता है, तो इसीलिए इसकी फर्टिलिटी वगैरह क्या होती है, कम हो जाती है। ब्लैक सॉइल हैज़ अ काइंड ऑफ सेल्फ प्लफिंग कैरेक्टरिस्टिक। कह रहा है ये जो काली मिट्टी होती है ना, इसके अंदर एक तरह का सेल्फ प्लफिंग, मतलब खुद को प्लफ कर लेता है। प्लफ मालूम होगा ना, वो खेतों में जुताई वगैरह करते हैं, उसको प्लफिंग बोलते हैं। तो इसके अंदर कैसे सेल्फ प्लफिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है, ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, जब सूखा पड़ रहा होता है, इट श्रिंक, ये सिकुड़ जाता है, एंड डेवलप्स बिग क्रैक, और बड़े बड़े दरार आ जाते हैं इसके अंदर, विच हेल्प इन एयर सर्कुलेशन, जिससे हवा जो है सर्कुलेट होती है अंदर बाहर। दिस कैरेक्टरिस्टिक कॉजेज अ काइंड ऑफ सेल्फ प्लफिंग, और ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका, यही इसकी विशेषता क्या करती है, एक तरह का जो है इसको सेल्फ प्लफिंग कैरेक्टरिस्टिक देती है। क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका ए पार्ट है कि हाउ आर एलुवियल सॉइल फॉर्म्ड। जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं ना शायद इसको। तो ये जो एलुवियल सॉइल है ये कैसे बनता है, तो एलुवियल सॉइल इज मेड अप ऑफ फाइन सिल्ट फाउंड एट हायर एल्टीट्यूड। किससे बनता है ये, फाइन सिल्ट से बनता है। तो फाइन सिल्ट आपका यही मड या क्ले है जो छोटे छोटे पत्थरों का होता है, वो डिपॉजिट होता है रिवर के अंदर।
तो ये एक्चुअली में मिलते कहाँ हैं? ये फाइन सिल्ट जो कि हायर एल्टीट्यूड पे मिलता है। हायर एल्टीट्यूड यानी ऊंचे पहाड़ों वगैरह पे मिलता है। वो नीचे कैसे आता है? विच इज़ ब्रॉट डाउन बाय द रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। जो नदियाँ निकलती हैं पहाड़ों से, तो वो क्या करती हैं? अपने साथ इन सिल्ट्स को लेते हुए, है ना, इन जो है कि क्ले सैंड जो भी बोल सकते हो, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इनको साथ में लेते हुए नीचे की तरफ आती हैं और डिपॉजिट करती हैं। तो उससे कौन सी मिट्टी बनती है? अलुवियल सॉइल बनता है। देखो, एक तो होती है मेन नदी, ठीक, फिर इसी में से जो पतली पतली और धाराएं निकली रहती हैं, इनको ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है या सहायक नदियां कहा जाता है। तो या रिवर्स के द्वारा या ट्रिब्यूटरीज के द्वारा। सेकंड है आपका बी वाला कि मेंशन एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ द एलुवियल सॉइल। अब यहाँ पे आपको 2 एडवांटेजेस बताने हैं एलुवियल सॉइल के। तो एलुवियल सॉइल का सबसे पहला एडवांटेज है कि इट इज़ लाइट एंड पोरस, हल्का होता है और पोरस होता है। पोरस आप कह सकते हो कि इसमें छेद वगैरह होते हैं, बिल्कुल आपका झरझरा मिट्टी होता है, ठीक है। इजीली, मतलब देखो लिखा है ना, इजीली टिलेबल, आराम से इसको आप टिल कर सकते हो। टिल करना मतलब जोतना, तो इसको आसानी से जोता जा सकता है। इट इज़ सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ रबी एंड खरीफ क्रॉप। तो ये बेहतर होता है किसके लिए? ग्रोथ के लिए, यानी कि उगने के लिए, विकास के लिए। किसके लिए? रबी फसल और खरीफ फसल के लिए बेहतर होता है ये। अब इसी क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट है कि वाई इज सॉइल वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर इंडिया। हिंदुस्तान के लिए बहुत ही कीमती रिसोर्स है हाँ मिट्टी, क्यों है? और दूसरा है कि वाई इज ब्लैक सॉइल कंसिडर्ड अ प्रोडक्टिव सॉइल। और जो काली मिट्टी है ना, उसको हम लोग कहते हैं उत्पादन करने वाली, प्रोडक्टिव सॉइल कहा जाता है। तो सॉइल इज वैल्यूएबल रिसोर्स, तो ये कीमती रिसोर्स क्यों है? रिसोर्स का मतलब होता है आपका संसाधन या संपदा वगैरह। सॉइल प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट इनडायरेक्टली फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम। मिट्टी क्या करता है? मिट्टी न्यूट्रिएंट देता है इनडायरेक्टली किसको? सारे के सारे ऑर्गेनिज्म, जो भी जीव जंतु हैं, उनको सब पूरे इकोसिस्टम में। सॉइल इज नेसेसरी एज अ मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ एंड ऑल्सो प्रोवाइड वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट एंड वाटर फॉर देम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो भी ज़रूरी पोषक तत्व हैं किसके लिए? प्लांट के ग्रोथ के लिए, वो सारा पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट का मतलब होता है पोषक तत्व जो उसको भरण पोषण करे, तो वो सारा कुछ मिलता है कहाँ से है? मिट्टी से मिलता है, और पानी भी वहीं से मिलता है ना। तो इसीलिए इसको जो है क्या कहा जाता है? एक वैल्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है। प्लांट फॉर्म ऑल ऑफ द फूड फॉर द रेस्ट ऑफ द इकोसिस्टम। प्लांट्स एक्चुअली में है कौन? प्लांट्स प्रोड्यूसर होते हैं आपका फूड चेन में, आपने पढ़ा होगा। तो ये हर तरह का जो है कि फूड बनाते हैं, रेस्ट ऑफ द पूरे इकोसिस्टम के लिए ये बनाते हैं, ये प्रोड्यूसर होते हैं सबके लिए। तो इसीलिए विदाउट सॉइल, अगर मिट्टी ना रहे, प्लांट्स कुड नॉट ग्रो एंड दस अदर ऑर्गेनिज्म वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव आइदर। तो अगर मिट्टी नहीं रहेगी तो पेड़ पौधे नहीं उग पाएंगे और दूसरे जीव जंतु भी तब नहीं रह पाएंगे, और सर्वाइवल यानी कि जीवन फिर जो है कि बिल्कुल मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ये वैल्यूएबल रिसोर्स है। ब्लैक सॉइल इज कंसिडर्ड एज प्रोडक्टिव सॉइल। प्रोडक्टिव, जैसा कि हमने आपको बताया, उत्पादन करने वाली, उपजाऊ या फिर जो है कि फल देने वाली, ऐसी मिट्टी ब्लैक सॉइल को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इट इज सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ कॉटन। ठीक है, ये सुटेबल है किसके लिए? कॉटन के ग्रोथ के लिए। बिकॉज इट इज़ रिच इन आयरन, क्योंकि ये आयरन में बिल्कुल रिच होता है, पोटाश होता है इसके अंदर, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एटसेट्रा। इट कैन रिटेन मॉइस्चर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। ये मॉइस्चर को यानी नमी को ज़्यादा लंबे समय तक रोके रख सकता है। अब सेकंड का डी वाला है कि गिव अ ज्योग्राफिकल रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब सबके लिए आपको एक ज्योग्राफिकल रीजन देना है, भौगोलिक कारण। डिफरेंट रीजन इन इंडिया हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल फॉर एग्रीकल्चर। अब हिंदुस्तान में ही देखो तो अलग अलग रीजन्स यानी अलग अलग क्षेत्र में आपको अलग अलग तरीके की मिट्टी मिलेगी एग्रीकल्चर के लिए, यानी कि कृषि के लिए, खेती बाड़ी के लिए। डिफरेंट रीजन्स इन इंडिया
हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल। अलग अलग क्षेत्र में हिंदुस्तान के अलग अलग तरीके की मिट्टी आपको मिलेगी, बिकॉज क्योंकि इट्स वैरायटी ऑफ रॉक्स, जगह जगह पे अलग अलग वैरायटी हैं के पत्थर हैं। रिलीफ, रिलीफ का मतलब होता है, पूरा अर्थ तो हमारा बिल्कुल ये फ्लैट तो है नहीं, तो कहीं उबड़ खाबड़ है, कहीं गड्ढे हैं, कहीं पहाड़ हैं। तो अलग अलग रिलीफ फीचर की वजह से, अलग अलग वनस्पतियाँ, वेजिटेशन की वजह से, और हर जगह पे अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है। तो जिसकी वजह से होता क्या है, हमारा जलवायु भी अलग है, तो इसीलिए हर जगह पर अलग अलग तरीके की मिट्टी पाई जाती है। अब उसी डी वाले में ना ये एक सेकंड वाला है, alluvial soils vary in texture. Alluvial soil differ in texture. टेक्सचर मतलब रचना में बिल्कुल अलग अलग होता है। क्यों होता है? एज इट इज फॉर्म्ड बाई, कैसे बनता है ये? डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाई द रिवर। नदियाँ क्या करती हैं, मिनरल्स वगैरह लेके आती हैं, है ना, और सैंड वगैरह, सिल्ट वगैरह लेके आती हैं और ये डिपॉजिट कर देती हैं किनारे पर, जिसकी वजह से ये आपका एलुवियल सॉयल बनता है। तो द एलुवियल सॉयल विच गेट्स डिपॉजिटेड इन द अपर रीचेज ऑफ द रिवर इज कोर्स एंड ड्राई। तो ये जो एलुवियल सॉयल होता है, जो जमा होता है ऊपरी हिस्से में, है ना, अपर रीचेज ऑफ द रिवर, वो कैसा होता है? वो आपका खुरदुरा होता है और सूखा होता है। वाइल एक्सट्रीमली फाइन, और जो बहुत ही बेहतरीन और मॉइस्ट यानी नम एलुवियल सॉइल होता है, इज डिपॉजिटेड एट द लोअर रीचेज ऑफ द रिवर। और ये कहाँ पे डिपॉजिट होता है? लोअर रीचेज पे, यानी कि नदी के निचले हिस्से पे। थर्ड वाला है कि नियरली ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्लो वेल इन रिवराइन सॉइल। कि मतलब लगभग सारे के सारे जो क्रॉप्स का मतलब होता है फसल। तो सारे के सारे लगभग जो फसल होते हैं वो अच्छा खासा ग्रो करते हैं, बेहतरीन उनकी ग्रोथ होती है नदियों वाले मिट्टियों में, है ना, जो रिवराइन सॉइल होते हैं। तो रिवराइन सॉइल इज़ फर्टाइल सॉइल। जो नदियों वाली मिट्टी होती है ना, वो एक्चुअली में बहुत उपजाऊ होती है, बिकॉज इट इज़ रिच इन मिनरल। उसमें खाद्य पदार्थ बहुत ज़्यादा होते हैं। स्पेशली क्या होता है, उसमें पोटाश होता है और लाइम होता है। दस ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप ग्रो वेल इन रिवराइन सॉइल। तो यही वजह है कि जिसकी वजह से ये सारे के सारे जो क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, वो ज़्यादा अच्छी उगती हैं आपकी रिवराइन सॉइल में। क्वेश्चन नंबर 2, एक्चुअली में ये 2 नहीं 3 होना चाहिए। थर्ड का सबसे पहला पार्ट है, गिव 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द सॉइल फाउंड मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर कैन इन महाराष्ट्र। तो आपको 2 विशेषताएं बतानी हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसकी? उस मिट्टी की जो कि ज़्यादा उपयोगी पाया जाता है, सुटेबल बेहतर पाया जाता है कॉटन को ग्रो करने के लिए और शुगर कैन यानी गन्ने को उगाने के लिए महाराष्ट्र के अंदर। तो फॉलोइंग आर द 2 कैरेक्टरिस्टिक, वो कौन कौन से हैं? वेल ड्रेन्ड ब्लैक सॉइल। ड्रेन्ड का मतलब यहाँ पे किससे है? ड्राई, एरिड, शुष्क जिसको बोलते हैं, सूखा। वैसा ब्लैक सॉइल, ये इसका एक खासियत है, बढ़िया ड्रेन्ड होता है ये। और इट इज़ रिच इन लाइम, और इसके अलावा ये लाइम में काफ़ी रिच होता है। तो ये 2 विशेषताएं हैं जो कि बहुत ही सुटेबल होता है कॉटन और शुगर केन की ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का बी है ये, नेम वन सॉइल ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन कॉमनली फाउंड इन इंडिया। तो वॉल्केनिक यानी ज्वालामुखी से निकला हुआ वो मिट्टी आपको बताना है ना, जो ज्वालामुखी के होने से जो मिट्टी बनती है, इसके विस्फोट से, है ना, इससे जो मटेरियल वगैरह, मैग्मा वगैरह बाहर आता है उससे, जो कि हिंदुस्तान में पाया जाता है। तो ऐसी मिट्टी का नाम बताना है आपको। नेम वन क्रॉप वाइडली ग्रोन ऑन दिस सॉइल, और एक फसल का भी नाम बताइए जो बड़े पैमाने पे इस पर उगाई जाती है मिट्टी पर। तो ब्लैक सॉइल, ये ब्लैक सॉइल क्या है? वॉल्केनिक ओरिजिन का है, और कॉमनली ये आमतौर पे हिंदुस्तान में पाया जाता है। इस पे जो क्रॉप फसल उगाई जाती है वो है आपका कॉटन है, टोबैको है, ये सब जो है बड़े पैमाने पे उगाया जाता है इस मिट्टी में। नेक्स्ट है आपका थर्ड का सी, नेम द प्रोसेस बाय विच लैटराइट सॉइल इज फॉर्म्ड।
अब आपको वो प्रोसेस बताना है, मेथड तरीका बताना है जिससे होता क्या है कि लैटराइट सॉइल बनती है। लैटराइट सॉइल में होता क्या है ना कि लोहा, एल्युमिनियम, चूना ये सब जो है ज़्यादा मात्रा में होती है। तो लैटराइट सॉइल इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग। तो ये लैटराइट सॉइल बनता किस वजह से है? बहुत ही ज़्यादा लीचिंग की वजह से बनता है। अब ये लीचिंग क्या होता है? लीचिंग में होता ये है कि जैसे पत्थर वगैरह है उस पर पानी वगैरह पड़ा तो होगा क्या कि उसमें जो घुलने वाली चीज़ है पत्थर के अंदर वो क्या करेगी, पानी के साथ घुल के आगे को बह जाएगी, निकल जाएगी। तो ये लैटराइट सॉइल भी बहुत ज़्यादा लीचिंग की वजह से होता है। द लैटराइट सॉइल इज फॉर्म्ड अंडर कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। क्या होता है? हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो वैसे में होता क्या है कि अल्टरनेट वेट और ड्राई पीरियड्स होते हैं ना, जिसकी वजह से लीचिंग होती है, इंटेंस लीचिंग होती है और ये बहते हुए ये मटेरियल्स निकल जाते हैं पत्थरों में से और फॉर्मेशन होता है किसका? लैटराइट सॉइल का। मेंशन वन डिसएडवांटेज ऑफ लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल का आपको डिसएडवांटेज बताना है। तो इट डज नॉट रिटेन मॉइस्चर, ये नमी को पकड़ के नहीं रखता, हेंस इट इज़ नॉट फर्टाइल, तो इसलिए ये ज़्यादा उपजाऊ भी नहीं होता। नेक्स्ट है कि गिव अ ज्योग्राफिकल रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको एक ज्योग्राफिकल रीजन देना है हर एक के लिए। डेल्टाइक एलुवियम इज मोर फर्टाइल देन द कोस्टल एलुवियम। तो नदी जहाँ पे समुंदर से जाके मिल रही होती है तो वहाँ पे डेल्टा फॉर्म होता है, तो वहाँ पे उसको बोलते हैं नदी का मुहाना बोलते हैं उसको हिंदी में। तो वहाँ पे जो एलुवियम सॉइल मिलता है वो ज़्यादा फर्टाइल होता है। किससे? जो तटीय इलाके पे आपको एलुवियम मिलता है उससे ज़्यादा। ऐसा क्यों होता है? एज द कोस्टल एलुवियम बीइंग मिक्सड विथ सैंड। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो तटीय इलाके पे, समुद्र के किनारे वाले इलाकों पे या तट वाले इलाकों पे होता क्या है कि जो एलुवियम है ना, वो जलोढ़ मिट्टी, वो मिक्स हो जाती है बालू के साथ। हैज़ बीन लैक्ड द मेगर पावर ऑफ वाटर प्रिजर्विंग दैन इट्स डेल्टिक काउंटर पार्ट्स। अब इसके पास ना मेगर का मतलब होता है कम पावर हो जाती है वाटर को प्रिजर्व करने की, यानी कि पानी को रोक के रखने की, जितना कि उस डेल्टिक काउंटर पार्ट में उसका होता है। यानी कि जहाँ पे वो डेल्टा बना रहा होता है मुहाने पे, वहाँ पे ज़्यादा इसके पास पावर होती है कि वो पानी को होल्ड करके रख सके। तो द डेल्टिक एलुवियम हैज़ बीन रिच्ड विथ न्यूली रिवर डिपॉजिटेड अलुवियल कंपोनेंट। और इसके अलावा एक और बात कह रहा है कि जो डेल्टिक एलुवियम है वो रिच होता है किसकी वजह से? न्यूली रिवर डिपॉजिटेड अलुवियल से। कि रिवर क्या करती है, नया सिल्ट वगैरह बिल्कुल बहा के लेके आती है और फिर डिपॉजिट करती जाती है कहाँ पे? डेल्टा पे। तो इसीलिए डेल्टा वाला जो एलुवियल होता है वो ज़्यादा आपका उपजाऊ होता है कोस्टल वाले से। नेक्स्ट है आपका ब्लैक सॉयल इज ऑफन रेफर्ड टू एज कॉटन सॉयल और रेगर सॉयल। तो काली मिट्टी को हम लोग रेगर सॉयल या फिर कॉटन सॉयल क्यों कहते हैं? दिस सॉयल इज ब्लैक इन कलर। पहले तो ये इसका रंग कैसा होता है? काला होता है एंड इज नोन एज रेगर सॉयल। रेगर सॉयल बिल्कुल मतलब अलग होती है। ये जो भी मिट्टियाँ पाई जाती हैं हिंदुस्तान के अंदर उन सबसे ये बिल्कुल डिफरेंट होती है। और या फिर इसको ब्लैक सॉयल या कॉटन सॉयल कहा जाता है, ब्लैक कॉटन सॉयल। इट इज़ डार्क इन कलर, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा कि गहरा रंग होता है इसका काला, और सुटेबल होती है कॉटन के कल्टीवेशन के लिए। दिस सॉयल इज़ द रेसिजुअल सॉयल, यानी कि ये रेसिजुअल सॉयल है, यानी कि ये जहाँ बनती है वहीं पे फॉर्म होती है, वहीं पे रहती है। इट इज़ फॉर्म्ड एट द प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन, जहाँ उसकी उत्पत्ति हुई ना वहीं पे ये फॉर्म होती है। ओवर द अंडरलाइंग रॉक्स, यानी कि उस सतह के ऊपर, पत्थरों के ऊपर ही वहीं पे ये बनती है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 4 का ए वाला पार्ट है। स्टेट द 2 सब कैटेगरीज इनटू विच अलुवियल सॉयल इज जनरली डिवाइडेड। तो अलुवियल सॉयल को 2 सब कैटेगरी में बांटा गया है। वो 2 सब कैटेगरी कौन कौन सी हैं? फिर उसके बाद विच वन ऑफ देम इज सुपीरियर टू अदर एंड वाई। और ये भी बताना है कि कौन सी वाली ज़्यादा सुपीरियर है और क्यों है। तो जो 2 सब कैटेगरीज हैं एलुवियम सॉयल की, एक है आपका ओल्ड एलुवियम या फिर जिसको बांगर बोलते हैं, दूसरा है न्यू एलुवियम जिसको खादर बोलते हैं। अब यहाँ पे जो खादर है इज़ मोर सुपीरियर टू
वो इससे भांगर होगा, टू भांगर। ऐसा क्यों है? एज द फ्लड रिप्लेनिश इट, यानी कि जब कभी फ्लड आता है ना तो फिर वो नया सेडिमेंट्स वगैरह, सिल्ट वगैरह ला के डिपोजिट कर देता है, यानी उसको फिर से नया कर देता है। तो इसलिए खादर जो है कि भांगर से ज़्यादा सुपीरियर है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलुवियल सॉइल, क्या विशेषताएं हैं इसकी, जलोढ़ मिट्टी या फिर एलुवियल सॉइल की? तो देखो, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ द रिवर लोड एज इट फ्लोज फ्रॉम इट्स अपर कोर्स टू इट्स लोअर कोर्स। अब जब नदियाँ देखो पहाड़ों से निकलती हैं ना, तो पहाड़ों से जब निकल रही होती हैं तो नीचे की तरफ आते हुए उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में जो भी पत्थर वगैरह होता है उसको तोड़ते फोड़ते अपने सतह के नीचे लुगड़ाते हुए लेके आती हैं। तो होता क्या है कि पार्टिकल्स उसके नदी के अंदर मिक्स हो जाते हैं। फिर नदी जब मैदानों से होकर गुजरती है तो यहाँ पानी ज़्यादा जमा हो जाता है, इसमें नदी के अंदर पानी ज़्यादा बढ़ने लगता है ना। तो अब क्या होता है, ये धीरे धीरे आगे को बहती हैं और इनमें लोड भी बढ़ जाता है, यानी वही पार्टिकल्स वगैरह बढ़ जाते हैं। तो ये क्या करती हैं ना, पार्टिकल्स को किनारे किनारे डिपॉजिट करती हैं, चलती रहती हैं, और साथ ही साथ जो पार्टिकल्स हैं जो भारी हो जाते हैं स्पीड कम होने की वजह से, वो डिपॉजिट होने लगते हैं। इन द अपर रीचेज ऑफ द रिवर वैली द सॉइल आर कोर्स। अपर रीचेज में होता क्या है, ऊपरी हिस्से में जो मिट्टियाँ हैं वो बिल्कुल कोर्स होती हैं, यानी कि खुरदुरी होती हैं। सॉइल पार्टिकल आर लार्ज एंड यूनिफॉर्म। सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, वो बड़े बड़े होते हैं और नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि अलग अलग शेप साइज के होते हैं। सच सॉइल्स आर प्रीडोमिनेंट इन द पिडमॉन्ट प्लेन। और ये सब कहाँ पे ज़्यादातर आपको मिलेगा? पिडमॉन्ट प्लेन में, पिडमॉन्ट के मैदानों में। दिस सॉइल आर फाउंड अप टू अ डेप्थ ऑफ 500 मीटर। 500 मीटर की गहराई तक ये मिट्टी मिलती है। इट इज़ लाइट एंड पोरस। कैसी होती है? हल्की होती है और पोरस होती है। पोरस बोला जाता है झरझरी मिट्टी, या फिर जिसमें छेद वगैरह होता है उस तरह वो वाली मिट्टी को पोरस बोलते हैं। देयर फॉर ईजिली टीलेबल, यानी उसकी जुताई आसानी से हो सकती है। इट इज़ अ फर्टाइल सॉइल। अब देखो, ये भी एक खास बात है इसकी कि ये उपजाऊ मिट्टी है। एज इट इज़ रिच इन मिनरल्स। इसमें बहुत सारे खनिज पदार्थ होते हैं, स्पेशली ख़ास तौर पे इसमें पोटाश और लाइम होता है। इट इज़ डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। इसमें जो है कि नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है, एक्सेप्ट द एलुवियम ऑफ गंगा डेल्टिक रीजन विच इज़ रिच इन ह्यूमस। अब यहाँ एक्सेप्टेंसी भी दे दी है कि जो जलोढ़ मिट्टी गंगा डेल्टिक रीजन की है उसमें ह्यूमस भी होता है ना। इट इज़ सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ रबी एंड खारिफ क्रॉप। तो जो रबी और खारिफ क्रॉप की अलग अलग फसलें हैं उनके लिए भी, उनके कई तरह की फसलों के लिए ये सुटेबल होता है, उपजाऊ होता है। सॉयल इन द ड्रायर एरियाज आर मोर अल्कलाइन। और जो सूखी जगहें होती हैं ना, वहाँ पे मिट्टी ज़्यादा अल्कलाइन होती है। तो ये सब खासियत है इस एलुवियम सॉयल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इसमें सी वाला पार्ट है। सी का पहला है, विच सॉयल इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉफ़ी इन कर्नाटका। कर्नाटका में अगर कॉफ़ी लगाना है तो कौन सा सॉयल सुटेबल रहेगा? तो लैटराइट सॉयल। ये जो है सुटेबल पाया जाता है किसके लिए? कॉफ़ी के लिए, कर्नाटका में। सेकंड वाला है, अब ये यहाँ पे कौन सा है? ये सेकंड वाला है। मेंशन टू मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस सॉयल। लेटरलाइट सॉयल की अभी बात हुई है, तो यानी कि लेटरलाइट सॉयल के ही बारे में पूछ रहा है कि उसकी खासियत बताना है। तो ये कैसी होती है? कोर्स टेक्सचर की होती है, खुरदुरी होती है, सॉफ्ट होती है, मुलायम और फ्राइबल होती है, यानी हवादार होती है। फ्राइबल का मतलब होता है ना कि नाजुक, भुरभुरा, मतलब टूट जाए। इट इज़ एसिडिक इन नेचर। कैसी होती है मिट्टी? एसिडिक होती है। एज अल्केलीज आर लीस्ट, क्योंकि जो अल्कली होता है ना वो बह के निकल चुका होता है। इट इज़ कंसिडर्ड सुटेबल फॉर बिल्डिंग पर्पसेस। और सुटेबल होता है किसके लिए? बिल्डिंग पर्पसेस के लिए भी। नेक्स्ट है आपका डी वाला, फोर्थ का डी देख रहे हैं हम लोग। गिव अ ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ द फॉलोइंग फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक के लिए आपको ज्योग्राफिकल रीजन देना है। लेटरलाइट सॉइल इज़ यूजफुल फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पजेज। अभी देखा हमने कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छा होता है, तो क्यों अच्छा होता है? तो लेटरलाइट सॉइल आर यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल बिकॉज, इनको इस्तेमाल किया जाता है बिल्डिंग वगैरह के कंस्ट्रक्शन के लिए। क्यों? दे बिकम हार्ड लाइक आयरन व्हेन एक्सपोज टू एयर। जब इनको हवा में एक्सपोज किया जाता है ना, उजागर किया जाता है,
तो ये बिल्कुल कठोर हो जाते हैं लोहे की तरह। सो दे आर यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल, तो इसीलिए इनको बिल्डिंग मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। लेटरलाइट सॉइल आर रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। इनका जो रंग है लेटरलाइट मिट्टी का, ये लाल क्यों होता है? लाल होता है किसकी वजह से? आयरन ऑक्साइड के होने की वजह से। These soils are generally coarse in texture and friable and porous in nature। ये जो मिट्टियाँ होती हैं ये कैसी होती हैं? खुरदुरी होती हैं, और फ्राइएबल यानी कि वही भुरभुरी मिट्टी होती है, नाजुक होती है, टूट जाएगी। एंड पोरस, पोरस यानी कि इसमें छेद वगैरह होते हैं। दे आर वेरी रिच इन आयरन, और ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें आयरन मिलता है। दे आर पुअर इन लाइम, पहले ही हम लोगों ने देखा कि ये क्या होता है, इसके अंदर का जो एल्कलाइन होता है वो पूरा बह चुका होता है, एल्कलीज आर लीज्ड, है ना, निकल चुका होता है। तो ये पुअर होती है लाइम में, मैग्नीशियम में, फॉस्फोरिक एंड पोटैश में। ऑल दीज प्रॉपर्टीज ऑफ लैटरलाइट सॉइल मेक इट यूनिक एज अ वैल्यूएबल बिल्डिंग मटेरियल। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, ये सो विशेषताएं हैं लैटरलाइट सॉइल की, ये इसको बिल्कुल अनोखा बनाती हैं और काफ़ी जो है कीमती बनाती हैं, वैल्यूएबल बनाती हैं बिल्डिंग मटेरियल के लिए। नेक्स्ट है अब आपका ये सेकंड वाला होगा, ठीक है, वो फर्स्ट था फोर्थ के डी का, तो ये फोर्थ के डी का सेकंड है। सॉयल ऑफ द वेस्टर्न घाट आर अफेक्टेड बाय विंड इरोजन। पश्चिमी घाट की बात कर रहा है कि वहाँ पे जो मिट्टियाँ हैं वो प्रभावित होती हैं विंड इरोजन के द्वारा, हवाएं चलती हैं और वो इरोड होती हैं। विंड इरोजन तो आपने पढ़ा होगा। सॉयल ऑफ द वेस्टर्न घाट आर अफेक्टेड बाय विंड इरोजन बिकॉज, तो पश्चिमी घाट की जो मिट्टियाँ हैं उन वो प्रभावित होती हैं विंड इरोजन से, क्योंकि द फर्टाइल वेस्टर्न घाट गैंगेटिक प्लेन, क्योंकि जो उपजाऊ पश्चिमी गैंगेटिक मैदान है आर गेटिंग कवर्ड बाय सैंड कैरीड बाय द विंड फ्रॉम राजस्थान थार डिजर्ट ड्यूरिंग द अर्ली समर। जब गर्मियों की शुरुआत होती है ना, तो उस समय जो फर्टाइल यानी उपजाऊ जो पश्चिमी गैंगेटिक प्लेन्स हैं वो ढक जाते हैं। विंड इरोजन होता है, जिसकी वजह से विंड इरोजन क्या लेके आता है? हवाएं अपने साथ बालू के कण लेके आती हैं, राजस्थान के थार डिजर्ट से उठाती हैं और ढकती हैं किसको? गैंगेटिक प्लेन को, पश्चिमी। तो इसलिए वहाँ पे जो मिट्टियाँ हैं वो प्रभावित होती हैं विंड इरोजन की वजह से। थर्ड वाला होना चाहिए ये, द फुट हिल्स of the Himalayas are prone to excessive soil erosion। फुट हिल्स यानी नीचे की तरफ जो हिमालयाज के फुट हिल्स पे जो मिट्टी है वहाँ पे हो क्या कि वो जो जगह है वहाँ पे संभावित है, प्रोन यानी वहाँ खतरा है एक्सेसिव ज़्यादा सॉइल इरोजन का। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए है, इट इज़ ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि पेड़ों की कटाई चल रही है, फ्लड वगैरह आता है, बाढ़ आता है। इसके अलावा अनकंट्रोल्ड ग्रेजिंग ऑफ एनिमल, किसी जगह पे बहुत ज़्यादा जानवर जो है चरेंगे ना, तो भी वो जगह कैसी हो जाती है? बंजर हो जाती है। तो ये सारी रीजंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। नेम 2 स्टेट्स इन इंडिया वेयर रेगर सॉइल इज फाउंड। रेगर सॉइल कौन है? ब्लैक सॉइल है, बोलना नहीं है इसको। तो 2 स्टेट बताने हैं जहाँ पे ये मिट्टियाँ हमको मिलती हैं। तो 2 स्टेट हैं आपके, एक तो महाराष्ट्र कॉटन और शुगर केन के लिए, दूसरा गुजरात है आपका, और तीसरा है आपका मध्य प्रदेश। ये तीनों जगह पे ये मिट्टियाँ मिलती हैं, ब्लैक सॉइल मिलता है। गिव 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन रेगर एंड एलुवियल सॉइल। अब 2 मिट्टियाँ हैं, एक ब्लैक सॉइल यानी वही रेगर सॉइल और दूसरा है आपका एलुवियल सॉइल। तो इन दोनों के बीच में आपको क्या बताना है? आपको डिफरेंस बताना है। पहले बात करें हम एलुवियल सॉइल की, जलोढ़ मिट्टी की। तो ये कहाँ बनती हैं? ये बनती हैं डिपोजिशन ऑफ रिवर की वजह से। रिवर क्या करता है? सिल्ट सेडिमेंट लेके आता है और वो उसको डिपॉजिट करता है, उसी से ये मिट्टी बनती है। दीज आर कन्फाइंड टू द नॉर्दर्न प्लेन एंड कोस्टल प्लेन। ये तटीय इलाकों पे और उत्तरी मैदानों तक ही सीमित हैं ये मिट्टियाँ, और ये काफ़ी ज़्यादा फाइन होती हैं, बढ़िया, और हाई फर्टाइल होती हैं, बहुत उपजाऊ होती हैं, और ये सपोर्ट करती हैं बहुत सारे क्रॉप, जो कि मेनली हमारा चावल है और गेहूं है, राइस एंड व्हीट। बात करें ब्लैक सॉइल, जिसको रेगर सॉइल कहा जा रहा है। दिस सॉइल आर फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक यानी वही लावा बाहर निकल के जो ठंडा हो जाता है,
तो उसी के वेदरिंग की वजह से ये मिट्टियाँ बनी हुई हैं। दीज आर फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर, मेनली इन महाराष्ट्र, पार्ट ऑफ गुजरात। तो ये मेनली कहाँ मिलती हैं? उत्तर पश्चिमी हिस्से में पेनिनसुलर इंडिया के। पेनिनसुलर इंडिया यानी कि जो मैदान वाला हिस्सा है बीच का, उसको कहा जा रहा है। वहाँ पे मेनली महाराष्ट्र साइड में मिलेगा, है ना। एक तो तटीय इलाका है और दूसरा आपका पेनिनसुलर है। तो पेनिनसुलर इलाके में मिलेगी महाराष्ट्र के साइड में, गुजरात के साइड में। और ये कैसी मिट्टियाँ होती हैं? फर्टाइल होती हैं। कॉटन ग्रोज बेस्ड इन दिस सॉइल। तो यहाँ पे कौन सबसे अच्छा उगेगा? आपका कॉटन सबसे अच्छा उगेगा। तो यहाँ पे सॉरी, पेनिनसुलर इंडिया का मतलब होता है बड़ा सा लैंड मास जो कि सराउंडेड है 3 साइड से पानी से, और एक तरफ जो है कि आपका मिट्टी से सराउंडेड है। नेक्स्ट है आपका सी वाला, बिसाइड कॉटन, कॉटन के अलावा नेम द क्रॉप विच ग्रो वेल इन रेगल सॉइल। रेगल सॉइल यानी कि ब्लैक सॉइल में कपास के अलावा और कौन सा फसल है जो अच्छा उगता है? तो बिसाइड कॉटन कल्टीवेशन, कपास की खेती के अलावा, दीज फर्टाइल सॉइल आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स, अनाज के लिए, ऑयल सीड्स के लिए, सिट्रस खट्टे फलों के लिए, वेजिटेबल सब्जियों के लिए, टोबैको के लिए, और शुगर कैन यानी गन्ने के लिए अच्छा होता है। इट हैज़ हाई क्वांटिटीज़ ऑफ लाइम, इसमें ढेर सारा लाइम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, विच इज़ सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, जो कि अच्छा माना जाता है किसके लिए? कपास की खेती के लिए, ज्वार के लिए, वीट के लिए, शुगर कैन के लिए, लिनसीड के लिए और ग्राम के लिए। सी का आपका सेकंड वाला है, फिफ्थ का सी का सेकंड देख रहे हैं हम लोग। इन वॉट वे डज रेगर सॉयल हेल्प एग्रीकल्चर, कृषि को कैसे मदद करता है हमारा रेगर सॉयल यानी कि ब्लैक सॉयल? तो सिंस रेगर सॉयल हैज़ मॉइस्चर स्टोर्ड इन इट्स सब सॉयल, तो रेगर सॉयल में होता क्या है? मॉइस्चर यानी कि नमी होती है उसके सब सॉयल यानी निचले हिस्से में। इट इज़ वेरी फर्टाइल, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है इन नेचर, प्राकृतिक रूप से। इट इज़ सुटेबल टू कल्टीवेट कॉटन, और अच्छा होता है कपास की खेती के लिए, ज्वार, वीट, शुगर कैन के लिए, लिनसीड और ग्राम के लिए। तो इस तरीके से ये कृषि में मदद करता है काली मिट्टी। गिव अ ज्योग्राफिकल रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 के डी का फर्स्ट है कि ज्वार इज ग्रोन इन महाराष्ट्र, ज्वार महाराष्ट्र में क्यों ग्रो किया जाता है? बिकॉज ऑफ इट्स ब्लैक सॉइल, क्योंकि ज्वार के लिए कौन सी मिट्टी सुटेबल है? आपका ब्लैक सॉइल या कह सकते हो रेगर सॉइल, इसीलिए उसको वहाँ उगाया जाता है। नेक्स्ट है कि बाजरा इज ग्रोन इन राजस्थान, बाजरा राजस्थान में उगाया जाता है बिकॉज ऑफ डिजर्ट सॉइल। बाजरा कहाँ अच्छा उगता है? उधर ही डिजर्ट सॉइल में, राजस्थान में क्या है? डिजर्ट सॉइल है, तो इसीलिए उधर उगाया जाता है इसको। शुगर कैन इज ग्रोन इन उत्तर प्रदेश, तो गन्ने की खेती इधर यूपी में ज़्यादा क्यों है? बिकॉज ऑफ वेल ड्रेन्ड, अच्छे से आपको वेल ड्रेन्ड कौन सा मिट्टी मिलता है? आपको जलोढ़ मिट्टी मिलती है, अलुवियल सॉइल, यानी कि पानी की मात्रा जो है कि अच्छे से मिल जाती है आपको अलुवियल सॉइल में। वेल ड्रेन्ड, एकदम भीगा हुआ नम आपको अलुवियल सॉइल मिलती है ना। देखोगे अक्सर नदियों के किनारे लगाया जाता है इसको, क्योंकि शुगर केन के लिए भी पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, नेम 2 स्टेट्स वेयर रेड सॉइल इज फॉर्म्ड। लाल मिट्टी कहाँ मिलती है? 2 स्टेट बताने हैं। मेंशन 2 इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन इन दिस सॉइल, और 2 आपको इम्पॉर्टेंट फसल भी बतानी है जो इस मिट्टी में उगाई जाती है। तो बहुत सारी स्टेट हैं, तमिलनाडु है, बॉम्बे है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, एज वेल एज कर्नाटका। इसमें से कोई भी 2 नाम आप उठा सकते हो जहाँ रेड सॉइल मिलता है। अब 2 इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स, तो इसमें भी देखो वीट है, राइस है, कॉटन है, पल्सेस हैं, शुगर है, केन है, ये सब क्रॉप्स हैं जो कि उगाई जाती हैं रेड सॉइल में। स्टेट 2 एडवांटेजेस ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉइल, रेड सॉइल की बात कर रहा है। ये लाइट यानी हल्का होता है टेक्सचर में, और साथ ही साथ रिच होता है किसमें? आयरन में। इट इज़ लोमी इन डीप डिप्रेशन एंड इन अपलैंड इट कंसिस्ट ऑफ लूज ग्रेवल। तो ऊपर से अगर आप देखो ये डीप डिप्रेशन यानी गड्ढे वगैरह में देखोगे ना, तो ये कैसा मिलेगा आपको? लोमी मिलेगा यानी चिकना मिलेगा। और अपलैंड में ऊपर की तरफ देखोगे ना, तो इसमें लूज ग्रेवल्स मिलेंगे। लूज ग्रेवल्स मतलब दानेदार रहेगा
है ना, वैसा। नेक्स्ट है आपका हाउ इज रेड सॉइल फॉर्म्ड। रेड सॉइल बनता कैसे है? तो मोस्ट ऑफ द रेड सॉइल हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेदरिंग ऑफ एंशिएंट क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। कैसे रेड सॉइल बना है, कैसे लाल मिट्टी बनी है? ये आए हैं वजूद में किसकी वजह से? वेदरिंग की वजह से, यानी आबो हवा के कारण बर्बाद होने की वजह से। और बर्बाद कौन हुआ है? प्राचीन क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक पत्थर वगैरह बर्बाद हुए हैं, उनसे बना है। रेड सॉइल इज आइडियल फॉर फार्मिंग बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर मच मॉइस्चर। और लाल मिट्टी जो है काफ़ी अच्छी मानी जाती है, आइडियल मानी जाती है ड्राई फार्मिंग, सूखी खेती के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर की कमी ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है कि हाउ इज़ दिस सॉइल सुटेबल फॉर ड्राई फार्मिंग। अब वहाँ पे दिया मेंशन किया तो यहाँ पूछ लिया कि कैसे ड्राई फार्मिंग के लिए ये ज़रूरी है। अच्छा है, तो रेड सॉइल आर मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स, राइस, रागी एंड टोबैको। लाल मिट्टी किसके लिए अच्छी है, बेहतर मानी जाती है? सब्जियां उगाने के लिए, चावल के लिए, रागी के लिए और टोबैको के लिए। ग्राउंड नट एट पोटैटोज कैन बी ग्रोन ऑन कोर्स सॉइल at higher levels and sugar cane on heavy clays at lower level। तो यहाँ पे जो आपको मूंगफली और जो आलू है उसको उगाया जा सकता है खुरदुरी मिट्टी में, हायर लेवल पे। हायर लेवल मतलब ऊंची जगह पे। लेकिन शुगर के लिए कहाँ उगाना पड़ेगा? उसको हैवी क्लेज में उगाना पड़ेगा। हैवी क्लेज का मतलब होता है वो मिट्टियाँ जिसमें कि फाइन क्ले पार्टिकल रहता है। और ये जो मिट्टी रहती है ना, ये मुश्किल होता है इसको मैनेज करना, लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल होता है, ये काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है जब सही तरीके से इसको आप ट्रीट करोगे तो। और ये कहाँ पॉसिबल हो पाएगा? ये ऊंची जगह पे नहीं, लोअर लेवल पे। तो ग्राउंड नट और पोटैटो खुरदरी लाल मिट्टी है तो आप ऊंचाई पे उगा लोगे, और शुगर कैन को हैवी क्लेज में उगाओगे निचली सतह पे, है ना, जहाँ पे इसको आप ट्रीट कर सको अच्छे से, यानी पानी वानी इरीगेशन वगैरह बाकी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का डी। गिव अ जोग्राफिकल रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक के लिए आपको जोग्राफिकल रीजन देना है। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड लावा सॉइल। अरे भाई, इसकी उत्पत्ति ही इसी से हुई है, तो इसीलिए काली मिट्टी को लावा सॉइल भी कहा जाता है। तो ये फॉर्म होती ही है किसकी वजह से? ड्यूनेडेशन की वजह से। ड्यूनेडेशन यानी आबो हवा की वजह से बर्बाद होना, वोल्केनिक रॉक टूटते हैं, बिखरते हैं, तो उसकी वजह से ये बनता है, तो इसीलिए इसको जो है कि लावा सॉइल भी कहा जाता है। रेड सॉइल इज रेड इन कलर एंड इट्स कलर वेरीज फ्रॉम येलो टू ब्राउन। रेड सॉइल लाल होता है कलर में, और उसका कलर जो है ना वेरी करता है, अलग अलग होता है, येलो से लेके ब्राउन तक में अलग अलग कलर मिलता है। रेड सॉइल इज रेड इन कलर एज दे कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड। तो बड़े पैमाने पे आयरन ऑक्साइड होता है उनके अंदर, तो इसीलिए जो है कि उनका कलर कैसा होता है? लाल होता है। तो ये जो आयरन ऑक्साइड है ना, इसका कलर ही जो है आपका रेडिश ब्राउन होता है। और कहीं कहीं पे ये जो आयरन ऑक्साइड्स है ना, बहुत ज़्यादा अगर हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है, तो हाइड्रेटेड फॉर्म में होने की वजह से इसका कलर जो है कि येलो दिखाई देता है कहीं कहीं पर। नेक्स्ट है आपका कि जूट इज़ कल्टिवेटेड इन वेस्ट बंगाल। जूट वेस्ट बंगाल में क्यों कल्टिवेट होता है? एज जूट रिक्वायर्स अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट with temperature between 24 degrees Celsius and 35 degrees Celsius and relative humidity of 90%। तो जूट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में क्यों? क्योंकि वहाँ पे हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है, और टेम्परेचर का रेंज 24 से 35 डिग्री सेल्सियस है, और जो ह्यूमिडिटी है 90% के लगभग होती है, इसीलिए ये वहीं पर उगाया जाता है। तो ये इतने में भी आपका हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा अगर आपको ज़्यादा लिखना है तो आप ये चाहो तो लिखो या ना लिखो कि एनुअल रेनफॉल शुड बी मोर देन 150 सेंटीमीटर, यानी 1.5 मीटर से ज़्यादा पानी बरसना चाहिए एनुअल रेनफॉल, और अबाउट 2.5 to 7.5 सेंटीमीटर ऑफ रेन डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ मंथ ड्यूरिंग सोविंग पीरियड। जब उसको सो किया जा रहा हो, सोविंग का मतलब होता है बुआई के समय, है ना, तो वो काफ़ी होता है इतना पानी। ऑकेजनल शॉवर यानी कभी कभी भी बारिश हो जाए 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर तक इंटरवल पे हफ्ते वगैरह में, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है इसके लिए, आपके जूट के लिए। तो इसीलिए वेस्ट बंगाल जो है काफ़ी अच्छी जगह है
जूट की खेती के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 में है व्हाट इज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन होता क्या है भाई? हिंदी में बोलते हैं ना मिट्टी का कटाव, मिट्टी का कटान। नेम द एरियाज ऑफ द सॉइल इरोजन इन इंडिया। हिंदुस्तान में कौन सी जगह हैं जहाँ पे सॉइल इरोजन होता है, मिट्टी का कटाव होता है? विंड इरोजन फॉर रनिंग वाटर इरोजन। द रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल कवर बाई वाटर, विंड एंड ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। मिट्टी का कटाव या सॉइल इरोजन किसको कहते हैं? कि हट जाना। किसका हट जाना? टॉप सॉइल, मिट्टी के ऊपरी लेयर का, पानी के बहाव की वजह से, हवाओं की वजह से या इंसानी गतिविधि की वजह से, इसी को हम लोग सॉइल इरोजन कहते हैं। द एरियाज ऑफ सॉइल इरोजन बाई विंड इन इंडिया इज कॉमन इन राजस्थान एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ हरियाणा, पंजाब एंड गुजरात। तो सॉइल इरोजन के लिए कौन से एरियाज हैं जो हवाओं की वजह से सॉइल इरोजन जहाँ होता है? मेनली राजस्थान सूखा इलाका है, इसके अलावा हरियाणा के कुछ हिस्सों में, पंजाब में और गुजरात में। द एरियाज ऑफ सॉइल इरोजन बाई वाटर इन इंडिया, और जहाँ पानी की वजह से कटान होता है मिट्टी का, वो कौन सा जगह है? गली इरोजन देखा जाता है चंबल वैली में। इसके अलावा सी और शोर इरोजन देखा जाता है थ्रू आउट द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, पश्चिमी और पूर्वी घाट पे। इसके अलावा स्ट्रीम बैंक इरोजन कहाँ देखा जाता है? यूपी में देखा जाता है, मध्य प्रदेश में देखा जाता है और राजस्थान में। तो नदियाँ या धाराएँ यहाँ पे क्या करती हैं? यहाँ पे उनके किनारों पर मिट्टी का कटान हो जाता है पानी बढ़ने की वजह से। इसके अलावा अब 7th का बी देखते हैं हम। गिव टू मेथड यूज टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। 2 मेथड आपको बताने हैं, तरीके जिससे कि आप रोक सकते हो सॉइल इरोजन यानी मिट्टी के कटान को। तो पहला है रिफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएं, क्योंकि ये क्या करेंगे? मिट्टी को बांधे रखेंगे, जो पेड़ की जड़ें होती हैं। कवर प्लांट्स, है ना, प्लांट्स वगैरह से जो है आप कवर करिए। शेल्टर बेल्ट वगैरह बनाना चाहिए। इसके अलावा टेरेस्ड कल्टीवेशन करना चाहिए, है ना, सीढ़ीनुमा जो खेती होती है उसको कह रहा है। या फिर और द 2 मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन कौन सा है? कॉन्टूर बाइंडिंग है, प्लांटिंग ऑफ मोल ट्रीज है, और इसके अलावा ओवर ग्रेजिंग टू बी स्टॉप्ड। ओवर ग्रेजिंग को रोक दिया जाए तो उससे भी जो है कि मिट्टी का कटान रोका जा सकता है। नेक्स्ट है व्हाट इज मींट बाय सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन से आप क्या समझते हैं? मिट्टी को कंजर्व करना मतलब इसको संरक्षित करना। तो सॉइल कंजर्वेशन का मतलब होता है कि प्रिवेंट करना, बचाना, सॉइल लॉस, मिट्टी बर्बाद ना हो, है ना, फ्रॉम इरोजन की वजह से, या फिर प्रिवेंशन ऑफ रिड्यूस्ड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कॉज्ड बाई ओवर यूजेज, या फिर मिट्टी की जो उपजता है, उपजाऊ शक्ति है, फर्टिलिटी है, वो कम ना हो पाए, है ना, ओवर यूजेज, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से, एसिडिफाई होने की वजह से, है ना, सेलेनाइजेशन की वजह से, या अदर टाइप्स ऑफ सॉइल कंटेमिनेशन की वजह से, यानी और कोई चीज़ ऐसी मिक्स हो जाए, जैसे एसिडिफाई हो जाना या फिर सेलाइन हो जाना, उसी तरीके से कोई और चीज़ जो कि कंटेमिनेट ना कर दे, मिट्टी को ख़राब ना कर दे, पॉल्यूट ना कर दे, है ना। तो इन सब चीज़ों से बचाना ही क्या कहलाता है? सॉइल कंजर्वेशन कहलाता है, मिट्टी को इन सब चीज़ों से बचाना। नेक्स्ट है आपका सी का सेकेंड वाला कि स्टेट टू मेजर टू कंजर्व सॉइल इन हिली एरियाज। अब जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे कैसे संरक्षित रखोगे आप? तो वहाँ पे कॉन्टूर प्लॉफिंग कर सकते हैं और टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं। कंटूर प्लॉफिंग वही स्लोप बना के या टेरेस सीढ़ीनुमा फार्मिंग करके हम लोग हिली एरियाज में जो है कि कंजर्व कर सकते हैं सॉइल को। इसके अलावा है डी वाला पोर्शन, गिव अ ज्योग्राफिकल रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है शेल्टर बेल्ट रिड्यूस सॉइल इरोजन इन एरिड एरियाज। शेल्टर बेल्ट बनता कैसे है? शेल्टर बेल्ट बनेगा जैसे कि हवाएं चल रही हैं और मिट्टी का कटान कर रही हैं, तो हवाएं जिस दिशा में चल रही है ना उसके अपोजिट दिशा में आप क्या कर दो, ढेर सारे बड़े बड़े पेड़ लगा दो, तो इससे क्या होगा, मिट्टी का कटान बचेगा। तो फार्मर प्लांट ट्रीज इन सेवरल रोज टू चेक विंड इरोजन। तो क्या करते हैं फार्मर्स वगैरह, ढेर सारे पेड़ वगैरह लगा देते हैं, ऐसे जो है पेड़ वगैरह लगा दिया एकदम लाइन से, ठीक है। तो ये क्या होगा, इससे जो है कि विंड इरोजन नहीं हो पाएगा, ये जो हवाओं की वजह से मिट्टी का कटान होता है रुक जाएगा।
दे आर नोन एज विंड ब्रेक्स। इसको क्या कहा जाता है? विंड ब्रेक कहा जाता है। तो शेल्टर बेल्ट क्या करता है? रिड्यूस कर देता है सॉइल इरोजन को, यानी कि सॉइल और ज़्यादा उड़ के आगे तक को नहीं जा पाएगा। दूसरा है आपका कि रूरल डेवलपमेंट विल इन्फ्लुएंस सॉइल कंजर्वेशन। अच्छा, ग्रामीण विकास होगा अगर गांव का विकास होगा, देखो कितना बेहतरीन सवाल है कि गांव का विकास होने की वजह से जो सॉइल कंजर्वेशन है यानी मिट्टी का संरक्षण है वो प्रभावित होगा, उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो भाई कैसे प्रभाव पड़ेगा, मतलब क्या गांव का विकास ना किया जाए? तो इसके लिए हमको जानना जरूरी है कि कैसे प्रभाव पड़ेगा। इन इंडिया, हिंदुस्तान के अंदर, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पहला जो 5 वर्षीय योजना चला था वहाँ से ही सॉयल कंजर्वेशन मेजर्स वेयर लॉन्च। तो मिट्टी को संरक्षित करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए थे, विथ एम्फेसिस ऑन डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम। तो जोर दिया गया था कि भाई टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाया जाए, जो भी प्रॉब्लम्स हैं यानी कठिनाइयाँ हैं, मुश्किलें हैं, वो सब आइडेंटिफाई किया जाए यानी चिन्हित किया जाए, उसका पता लगाया जाए और किस तरह से उसको सुधारा जाएगा उसके लिए स्कीम वगैरह बनाई जाए और उसको लागू किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। द प्रोग्राम्स अंडर द स्टेट प्लान एम्ड एट कंजर्वेशन ऑफ सॉइल मेनली ऑन एग्रीकल्चरल लैंड विथ सम कॉम्पोनेंट ऑफ लैंड रिक्लेमेशन। तो इसमें किया क्या किया कि जो प्रोग्राम वगैरह स्कीम वगैरह चलाई गई राज्य प्लान के तहत, उसमें क्या एम था? एम मतलब उद्देश्य क्या था? कंजर्व करना, संरक्षित करना, संरक्षण करना मिट्टी का। मेनली कौन से? जो एग्रीकल्चरल लैंड है यानी यहाँ खेती बाड़ी हो रही है, और साथ ही साथ कुछ कंपोनेंट ऑफ लैंड रिक्लेमेशन यानी कि उद्धार करना कुछ हिस्सों का, है ना। सॉयल एंड लैंड यूज सर्वे, रेजिंग ऑफ यूटिलिटी ट्रीज ऑन प्राइवेट एंड कॉमन लैंड, कि जो यूटिलिटी है पेड़ों की यानी कि उपयोगिता है ना, प्राइवेट और कॉमन लैंड्स पे, उसको जो है कि और ज़्यादा बढ़ाना। तो इस तरीके से देखो अगर गांव का विकास किया जाएगा तो वो बिल्कुल प्रभावित करेगा सॉइल के कंजर्वेशन को। तो यहाँ पे अच्छा प्रभाव डालेगा, दुष्प्रभाव नहीं डाल रहा है ना। तो इसलिए रूरल डेवलपमेंट करना चाहिए, है ना, ताकि जो बंजर ज़मीनें वगैरह हैं उसको भी उपजाऊ बनाया जा सके, जो इनफर्टाइल लैंड वगैरह है उसको भी फर्टाइल बनाया जा सके। वाटर हार्वेस्टिंग एड्स इन सॉइल कंजर्वेशन। तो वाटर हार्वेस्टिंग क्या करेगा? एड करेगा सॉइल कंजर्वेशन में। वाटर को अगर हार्वेस्ट करते हैं तो हमारा मिट्टी संरक्षित होगा। कैसे होगा भैया? तो वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है? इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ रेन एंड मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ रेन वाटर एट द प्लेस वेयर इट फॉल्स। तो यहाँ पे कह रहा आप कि वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब ये है कि आप पानी के महत्व को समझें, बारिश की जो बूंदें हैं, और उसका अच्छा से अच्छा इस्तेमाल करें जहाँ पे वो बारिश की बूंदें गिर रही हैं। वाटर हार्वेस्टिंग इज़ द एक्टिविटी ऑफ डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ रेन वाटर दैट कैन बी स्टोर्ड फॉर डायरेक्ट यूज़ और कैन बी यूज टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर। वाटर हार्वेस्ट करने का मतलब क्या है? मतलब कि आप प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली क्या करें? बारिश के पानी को जमा करें कहीं पर, ताकि वो इस्तेमाल किया जा सके डायरेक्टली बाद में, या फिर वो क्या करेगा? आपका जो ग्राउंड वाटर है, वाटर टेबल, उसको रिचार्ज करेगा। यानी कहते हैं ना गर्मियों में कि अरे पानी सूख गया है, चापाकल से पानी नहीं आ रहा है, तो वो रिचार्ज करने में मदद करेगा ग्राउंड वाटर को। तो इसमें जो है कि 2 मेथड हैं आपके। एक है इंटीग्रेटेड वाटर वे शेड मैनेजमेंट इन द कैचमेंट ऑफ फ्लड प्रोन रिवर्स was launched during the 6th plan in 8 flood prone rivers of the Gangetic Basin covering 7 state and the union territory, यानी दिल्ली को कवर करता हुआ। तो ये पूरा नाम है इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट इन द कैचमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट। ये जो है कि लॉन्च किया गया था प्लान, और कब? ये 6th प्लान में, जो पंचवर्षीय योजना चलती है उसमें इसको लॉन्च किया गया था, है ना। कहाँ लॉन्च किया गया था? फ्लड प्रोन रिवर्स में, यानी कि ऐसी नदियाँ जो उफान मारती हैं भाई, बरसात के मौसम में फ्लड वगैरह आ जाता है, तो गैंगटिक बेसिन वाली। और इसके अलावा ये कवर करता था ये प्लान 7 स्टेट को और 1 यूनियन टेरिटरी को। इट एम्स एट, और ये एम करता है इनहेंस करना एबिलिटी ऑफ द कैचमेंट बाय अब्जॉर्बिंग लार्जर क्वांटिटी ऑफ रेन वाटर, रिड्यूसिंग इरोजन एंड कंसिक्वेंट सिल्ट लोड ऑन in the stream and river beds, and thus helping to mitigate the fury of flood in the protective plains।
मेनली इस स्कीम में ये था कि भाई जो एबिलिटी है ना कैचमेंट वगैरह की, यानी कि कैचमेंट यानी कि जो कि पानी को कैच कर ले, यानी कि नहरें वगैरह बढ़ाना वगैरह है ना, और ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके ज़्यादा से ज़्यादा बारिश का पानी, और जिससे क्या हो जाए इरोजन यानी कटाव कम हो जाए, और जो उसमें सिल्ट लोड वगैरह जो है धाराओं में और रिवर बेड वगैरह में वो भी कम हो जाए, और जिसकी वजह से मदद मिलेगी जो फ्लड वगैरह आता है ना, बाढ़ वगैरह आता है प्रोडक्टिव प्लेन की तरफ, वो सब कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें नहरें वगैरह बनाई गई थी ताकि फ्लड वाला जो आपका 7 स्टेट है और यूनियन टेरिटरी सब मिला के जो इलाके आते हैं, तो इसमें पानी को और दूर तक पहुँचाया जाए और जो रेन वाटर है उसको हार्वेस्ट किया जा सके। ठीक है, तो ये सारा कुछ चला था। तो इससे क्या होगा, इससे आपका सॉयल भी कंजर्व होगा, वरना बाढ़ आएगा तो क्या होगा, ऊपरी सतह आपकी बह जाएगी। इन अर्बन एरियाज यानी शहरी इलाकों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ मीन्स ऑफ चेकिंग सॉयल इरोजन। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या मतलब है, ये एक मीन होता है सॉयल इरोजन का चेक करने का। इसके अलावा रिचार्ज किया जाता है ग्राउंड वाटर भी इससे। शहरी इलाकों में भी देखो आप अपने वो टैंक वगैरह नीचे बने होते हैं, या फिर कहीं कहीं पे तालाब वगैरह बनाए जाते हैं ताकि बारिश का जो पानी है वो अलग नालियों से होता हुआ जाके उसमें जमा हो सके, जिससे ग्राउंड वाटर क्या होगा, गर्मियों के दिनों में रिचार्ज हो जाएगा। हाउ डज डिफॉरेस्टेशन लीड टू सॉइल इरोजन। तो किस तरह से डिफॉरेस्टेशन यानी कि जो जंगल वगैरह को काटा जा रहा पेड़ पौधों को, उसकी वजह से कैसे मिट्टी का कटान होता है। तो फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड सो दैट मोर लैंड कैन बी यूज्ड फॉर कल्टीवेशन। हाँ, पहला तो ये बिल्कुल सही बात है कि जंगलों की बर्बादी की ही इसलिए जाती है ताकि ज़्यादा की ज़्यादा जगह क्या हो, कल्टीवेशन में लाई जा सके, ज़्यादा खेती बाड़ी हो सके। क्योंकि जंगलों से ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, हम जो चाहते हैं वो उगाएं फसल, और ज़्यादातर मेनली क्या है, कैश क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप। कटिंग ऑफ ट्रीज एक्सपोजेस द सॉयल टू वाटर एंड विंड विच लीड्स टू सॉयल इरोजन। अब पेड़ों को काट दोगे तो क्या हो जाएगा, मिट्टी उजागर हो जाएगी, सामने आ जाएगी, किसके, पानी के और हवाओं के, और इनके संपर्क में आने की वजह से इनकी वजह से क्या होगा, अपर लेयर बर्बाद हो जाएगी, है ना। वरना जो पेड़ होते हैं क्या होते हैं, उनकी जड़ें इनको बांधे रखती हैं। 8th का बी वाला स्टेट टू मेथड ऑफ कंट्रोलिंग इरोजन ऑफ सॉयल कॉज्ड बाय रनिंग वाटर। तो 2 मेथड आपको बताने हैं जिससे आप कंट्रोल कर सको कटान मिट्टी का जो कि रनिंग वाटर से हो रहा है। तो रनिंग वाटर से जो मिट्टी का कटान हो रहा है उसको रोकने के लिए आप पेड़ लगा दो, और या फिर जो है कि गलीज वगैरह बना दो, प्लग कर दो, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ बंड्स। ये पहली बार सुना होगा, ये खेतों में देखा होगा, ये हिस्सा हवारी लगता है तो मेड़ बनाई जाती है खेतों में, तो उसी को कहा जा रहा है आपको बंड्स की मेड़ वगैरह बना देना। डीपनिंग ऑफ रिवर बेड एंड वाइडनिंग ऑफ रिवर बैंक, यानी कि जो रिवर बेड है ना उसको और गहरा करना और उसको और चौड़ा करना, तो इससे भी सॉइल इरोजन आपका बच जाएगा रनिंग वाटर से। क्योंकि क्या होता है, बरसात में ही अक्सर सॉइल इरोजन होता है, जब नदी बिल्कुल उफान पे होती है तो क्या होता है, नदी से पानी बह के इधर उधर जाने लगता है, तो नदी अपने साथ क्या करती है, कटान करती है ना, आसपास की मिट्टियों को भी बहा ले जाती है। नेक्स्ट है आपका कि नेम टू इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन। 2 आपको इम्पॉर्टेंट एजेंट बताने हैं इरोजन के। फॉर ईच स्टेट 1 मेथड ऑफ कंट्रोलिंग, और सबके लिए दोनों ही जो एजेंट हैं उसको बोल रहा है कि हर एक में आपको बताना है कि कैसे आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो 2 मेन एजेंट जो सॉइल इरोजन के हैं वो सबसे पहला है आपका एक वाटर, जो कि अभी हम लोगों ने देखा, और दूसरा है हवा। मेथड कैसे कंट्रोल करेंगे, तो इरोजन अगर वाटर से हो रहा है तो ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर डीप गलीज आर मेड ऑन अकाउंट ऑफ वाटर रन ऑफ। तो क्या करते हैं, गहरी गलीज बना देते है ना, बीच में एकदम बिल्कुल गहरा सा बना दिया जाएगा। ठीक, ये गहरा सा होगा, डीप गलीज बना दिया जाएगा, है ना, जब ज़्यादा हैवी डाउनपोर होगा तो। गली इरोजन रिमूव्स न्यूट्रिएंट एंड बल्क ऑफ लूज सॉइल ड्यू टू विच सॉइल बिकम्स अनप्रोडक्टिव एंड इट अल्टीमेटली चेंजेस इनटू बैडलैंड। जो गली इरोजन होता है ना वो करता क्या है कि आपका न्यूट्रिएंट वगैरह बहा ले जाता है, और बल्क ऑफ लूज सॉइल जो होता है ना वो लूज सॉइल मतलब बिल्कुल खुरदरी मिट्टी होती है,
वो सब ले जाता है, जिसकी वजह से जो मिट्टी होती है अनप्रोडक्टिव बन जाती है। जैसे कभी देखा होगा कि कहीं छत वगैरह हो या कहीं ऊंची जगह हो, सड़क पे मेनली देखोगे तो सड़क पे जो बारिश हो रही है लंबे पैमाने पे, तो कहीं एक जगह अगर ढलान है तो वहाँ से पानी अगर जा रही है ना, तो जाते हुए क्या करती है, वो गली बना देती है गहरी सी, है ना। तो वो गली के अंदर क्या होता है, वो अपर लेयर उसका चला जाता है ना, पानी बहने लगता है और नालियाँ और गहरी होती जाती हैं और न्यूट्रिएंट वगैरह रिमूव हो जाता है। तो मिट्टी क्या होती है, अनप्रोडक्टिव हो जाती है और कैसी बन जाती है, बैड लैंड में कन्वर्ट हो जाती है। गली इरोजन कैन बी स्टॉप्ड बाय प्लगिंग इट विथ स्टोन्स एंड पेबल्स और क्विक ग्रोइंग ग्रासेस कैन बी ग्रोन इन गलीज टू स्टॉप इट्स एक्सपेंशन। तो ऐसे में जो पहले से जो नालियाँ हैं, है ना, या कह सकते हो जैसे नहर वगैरह होता है मामूली सा पतला सा, या नालियाँ ही कह लो, तो उसको क्या करना चाहिए ना, पत्थर वगैरह लगा देने चाहिए ताकि बगल की मिट्टी जो है कट के उसके साथ जा ना सके, है ना। घास वगैरह लगा दो ऐसे जो जल्दी उग सकते हैं, तो जिससे क्या होगा कि इसकी मोटाई नहीं बढ़ेगी, है ना। और इरोजन बाय विंड है, तो इसको रोकने के लिए क्या किया जाएगा, विंड इरोजन क्या करता है, रिड्यूस कर देता है प्रोडक्टिव, ये रिड्यूसेस द प्रोडक्टिव विथ हाई स्पीड वेलोसिटी विंड। हाई स्पीड की विंड्स वगैरह हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से क्या करता है, तो तेज हवाओं की वजह से अपर वाला जो लेयर जाता है, तो वही आपका प्रोडक्टिव लेयर है, तो ये रिड्यूस कर देता है जो तेज हवाएं चलती हैं हमारी आंधी तूफान। द न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट आर टेकन अवे बाय द विंड। तो जो न्यूट्रिएंट चाहिए होता है ना प्लांट को, वो तो जो है हवाएं उड़ा ले जाती हैं अपर लेयर को। इट ऑकर्स इन दोज एरियाज, उन जगहों पे होता है, ज़मीन की उस जगहों पे, इज़ डिवॉइड ऑफ प्लांट, जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं हैं। Therefore, more and more trees should be planted along the edges of the field. तो जो फील्ड है उसके किनारों किनारों पे क्या करना चाहिए, ढेर सारे पेड़ पौधे लगाने चाहिए। द वेस्ट लैंड एंड ऑल्सो ऑन द स्टीप स्लोप्स, यानी फील्ड के भी किनारे और जो बेकार ज़मीनें हैं उसके भी किनारे, और जो स्टीप स्लोप्स हैं यानी कि बिल्कुल गहरी ढलान है, वहाँ पे भी लगाने चाहिए। इफ़ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ग्रो ट्रीज, अगर पेड़ को लगाना मुश्किल है तो ग्रास वगैरह वहाँ पे उगा देने चाहिए। बट नो लैंड शुड बी लेफ्ट डिवॉइड ऑफ प्लांट, लेकिन बिना पेड़ पौधे के कोई ज़मीन छोड़नी नहीं चाहिए। इसके बाद अब लास्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन ब्रीफली द नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ सॉयल एज नेचुरल रिसोर्स। तो आपको यहाँ पे संक्षिप्त में बताना है कि क्यों ज़रूरी है ज़मीन को, ये मिट्टी को संरक्षित करके रखना एज अ नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि एक प्राकृतिक हमारा संसाधन है। सॉयल इज़ अवर प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स, बहुत ही कीमती प्राकृतिक संसाधन है ये। सारी जो ज़िंदगी है ना, ऑल लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड करती है मिट्टी के ऊपर। इट टेक 1000 years फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ लेयर ऑफ सॉयल, सो वी कंजर्व इट। और हज़ारों साल लगते हैं इसके बनने में, है ना, एक मिट्टी की लेयर बनने में, तो इसीलिए कि ज़रूरी है कि हम इसको संरक्षित करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई